नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। उस विषय का नाम है पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी, जिनका जन्म 30 जनवरी 1890 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा इन्होंने जो साहित्य लिखा है उस साहित्य में हम देखते हैं इनकी पहली कहानी ग्राम तथा अंतिम कहानी सालुबनी। और इस तरह से उन्होंने बहुत सी कहानियाँ लिखी है, जैसे गुंडा है, आकाशदीप है आदि कहानियाँ इन्होंने लिखी है। कुछ नाटक भी लिखे हैं, जिसमें ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है आदि साहित्य इनका हम देखते हैं। तो यह छायावादी कवियों से भी एक कवि है, एक आधार स्तंभ है छायावाद का। तो इनकी जो प्रस्तुत कहानी है इस पर हम विचार करने जा रहे हैं, चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हम देखते हैं इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक है, और इसमें जो नायिका है जिसका नाम है मधुलिका, तो मधुलिका के माध्यम से इस कहानी पर प्रकाश डाला गया है। मधुलिका के अंदर भावात्मकता है, भूमि के प्रति प्रेम है, स्नेह है, आंतरिक द्वंद्व है तथा पश्चाताप है। इन सारी भावनाओं को लेकर कहानी में यह दिखाया गया है कि मनुष्य के जीवन में किस तरह से एक क्षण ऐसा आ जाता है जो भावना के कारण बह जाता है, लेकिन उसका भूमि के प्रति प्रेम होता है, उसके मन में आंतरिक संघर्ष चलता है और अंतिमतः उसे पश्चाताप होता है। और हम देखते हैं इस कहानी की जो विषय वस्तु है उसकी मूल संवेदना क्या है। इस कहानी में दिखाया गया है कि वहाँ पर जो एक राजा है कौशल का, उस कौशल राज्य में जो कृषि महोत्सव होता है, उस कृषि महोत्सव में एक प्रथा है कि राजा हर साल किसी की जमीन ले लेते हैं, उस जमीन में मेहनत करते हैं और जमीन के मालिक को वहाँ पर चौगुना जो कीमत है उस जमीन की दे देते हैं, लेकिन एक साल तक वो राजा की जमीन के नाम से जानी जाती है और उसके एवज में राजा उसे पुरस्कार दे देता है। और उसी तरह से उस साल वहाँ पर मधुलिका की जो जमीन थी वह वहाँ पर कृषि महोत्सव बनाया जा रहा है, लेकिन उस मधुलिका ने वो पुरस्कार लेने के लिए नकार दिया और इसी का लाभ उठाकर वहाँ पर जो कौशल का शत्रु राज्य है मगध, वहाँ का राजकुमार अरुण इस मधुलिका से मित्रता कर लेता है और उस राज्य के प्रति षड्यंत्र रचता है। लेकिन अंतिमतः वहाँ पर मधुलिका को पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, उसकी भूमि के प्रति जो स्नेह जागृत हो जाता है और अपने कर्तव्य पर वह अड़िग रहती है और वह अंतिमतः राजा को पुरस्कार के रूप में पश्चाताप के कारण वह मृत्युदंड की मांग करती है, और यही पुरस्कार इस कहानी में दिखाया गया है। अब कहानी का प्रारंभ जैसे हमारे सामने आ जाता है, हम देख लेते हैं। कहानी के प्रारंभ में दिखाया गया है ऊपर से नभ गरज रहे हैं, काले बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ वहां पर खुशहाली दिखाई दे रही है, लोग गर्जना कर रहे हैं, राजा की वह रथ आ रहा है और राजा रथ में आरूढ़ है। सामने बहुत सारी स्त्रियां हाथ में थाली लेकर राजा के स्वागत के लिए गीत गा रही है। राजा आहिस्ते आहिस्ते आ जाता है, वहां पर हाथी है, हाथी से उतर जाता है सीढ़ी के द्वारा। आ जाने के बाद बहुत सी जनता राजा के नाम के जयघोष कर रही है, क्योंकि वहां पर अब कृषि महोत्सव चल रहा था। राजा आ जाता है, राजा आ जाने के बाद कृषि महोत्सव की तैयारी हो जाती है। मधुलिका के हाथ में भी थाली है, वो थाली लेकर राजा के साथ साथ चल रही है। राजा खेत में मेहनत कर रहा है,
वो बीज बो रहा है। मधुलिका के चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, क्योंकि इस साल वहां पर वह मधुलिका जो है, मधुलिका की जमीन कृषि महोत्सव के लिए चुनी गई थी। और तब जैसे ही वहां पर सारी यह स्थिति हो जाती है, राजा के साथ साथ मधुलिका चल रही है, अंतिमतः सब महोत्सव होने लगता है। और जब मधुलिका को पुरस्कार के लिए उसके सामने सुवर्ण की थाली की जाती है, वो मधुलिका उस थाली को वहां पर नमन तो कर लेती है, लेकिन उस थाली में जो सुवर्ण मुद्रा है वो राजा के शरीर पर फेंक देती है, उधेड़ देती है। राजा को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए राजा के पास जो मंत्री थे, वृद्ध मंत्री, वह मधुलिका पर गुस्सा हो जाता है, तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें पता है? वो कहती है कि ये मेरी खेती जो है मेरे पिता की है और इसका कोई मूल्य नहीं होता, मैं खेती देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ या मेरा इनकार नहीं है, लेकिन उसकी जो कीमत है वह मैं नहीं लूंगी। वो कहता है मंत्री कि इसकी तुम्हें चौगुनी कीमत दे रहे हम, लेकिन उसके बाद वो कहती है इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं जाएगी। तब राजा कहता है ये लड़की कौन है? तो तुरंत वह मंत्री बता देता है राजा को, यह वही सिंहमित्र की पुत्री है जिस सिंहमित्र ने कौशल की वाराणसी के युद्ध में रक्षा की थी, सहायता की थी, उसी की ये पुत्री है। और ये कहने के बाद राजा वहां पर उत्सव राजा के द्वारा समाप्त हो जाता है, लेकिन राजा अपने मंत्री से कहता है कि इस कृषि महोत्सव के जो नियम है वो मुझे बता दो। मंत्री बता देता है कि हर साल की तरह एक किसी भी किसान की खेती ली जाती है, उस पर मेहनत की जाती है राजा के द्वारा, और उस किसान को उस जमीन के ज़्यादा उसकी कीमत दी जाती है, चौगुना कीमत दी जाती है। और एक साल भर वही किसान खेती कर लेता है, लेकिन उस खेती का जो नाम है वो राजा की खेती के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से कहने के बाद राजा वहाँ पर उत्सव समाप्त हो जाता है, लोग इधर उधर चले जाते हैं। ये मधुलिका भी बाद में वहाँ पर उत्सव में दिखाई नहीं देती, अपनी कुटी की तरफ चली जाती है, इस जंगल में चली जाती है जहाँ पर इसकी खेती थी। वहाँ पर जाकर अपनी उस झुग्गी में वह रहने लगी है। अब यह दूसरों के खेत में कामकाज करते हुए कामकाज कर अपना जीवन यापन कर रही है। जो रूखी सूखी रोटी है वो खा लेती है और अपना जीवन वहाँ पर अर्पित करती है, जीवन जीती है। लेकिन उसी वक्त जब राजा के साथ ये मधुलिका वहाँ पर उस समारोह में दिखाई दे रही थी, उसकी सुंदरता देखकर जो मगध का राजकुमार है जिसका नाम है अरुण ने इस मधुलिका को देख लिया था और उत्सव के बाद वह तुरंत मधुलिका के पास चला जाता है। जो मधुलिका वहां पर अपने पर्णकुटी में बैठी है, दूसरे के खेत में आप काम कर रही है, वहां पर निद्रा अवस्था में है। जैसे अरुण चला जाता है, अरुण उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, वो एकाएक देख लेती है। देखने के बाद वो कहती है, ये राजकुमार तुम कौन हो और इतने इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि क्या कल जो समारोह था कृषि महोत्सव में तुम ही थी ना, जो साहस आपने जो किया था। और इस तरह से कहने के बाद वह उसे कहता है कि मैं वो प्रेम की याचना उसके सामने कर लेता है, लेकिन वो कहती है मैं कृषिक पुत्री हूँ, आप राजकुमार है और इस तरह से आपको बातें करनी शोभा नहीं देती। और यह कहने के बाद राजकुमार चला तो जाता है, लेकिन यह जिस तरह से जीवन यापन कर रही है और जीवन यापन करते करते दूसरों की खेती में काम करना, अपना जीवन यापन वहां पर इसका चल रहा है। लेकिन एक दिन इस तरह से बारिश आ जाती है। इसकी पर्णकुटी है, पर्णकुटी में बैठकर वहां पर आकाश से आवाजें आ रही है, बारिश तेज हो रही है और उस अवस्था में ये अपने पर्णकुटी में है, वहां पर सब अभाव है, किसी बात की सुविधा नहीं है। और ऐसी अवस्था में जैसे बैठी है, उसे उस राजकुंवर की याद आ रही है। 3 साल के बाद उस राजकुंवर ने जो कहा था, प्रणय की याचना की थी, वो सारी बातें याद आ रही है। लेकिन अब उसको बहुत सा समय गुजर गया। लेकिन उस बारिश में 3 साल के बाद एकाएक वही राजकुंवर आकर उस
पर्णकुटी का जो द्वार है उसे खटखटाता है, यह द्वार खोल लेती है और उसे यकीन नहीं होता, वो देख लेती है और कहती है अरे अरुण तुम, राजकुंवर तुम, और ये कहता है अरे मधुलिका तुम। और इस तरह से दोनों की मुलाकात हो जाती है, दोनों बातचीत करते हुए बैठा है और वो कहता है मुझे मगध से निकाल दिया गया है, मैं उदयू राजकुमार हूं। और इस तरह से दोनों की बातचीत होती है और उस बातचीत में मधुलिका अपने वो प्रेम की बात कहती है और अरुण भी कहता है क्या तुम मुझसे प्रेम करती थी। और इस तरह से दोनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और उन बातों में अरुण कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खेती तो दिला दूंगा, लेकिन एक नए राज्य की स्थापना करने जा रहा हूं, वहां पर तुम्हें राज की रानी बनाकर रख दूंगा। और इस बात के कारण उसके मन में एक अंतर्द्वंद्व चलता है। इस मधुलिका के मन में एक आशा पल्लवित हो जाती है और उस आशा पल्लवित होने के कारण उसे एक आशा दिखाई गई थी इस अरुण के द्वारा कि तुम्हें रानी बनाऊंगा। और तब जैसे ही वह अरुण इसे कहता है कि राजा को तुम दक्षिण की ओर की जो जमीन है दुर्ग के पास वो जमीन ले लो, आज मैं रात में वहां पर अपने साथियों के साथ प्रहार करूंगा, आक्रमण करूंगा। और वह जैसी जमीन मिल जाती है, वह दुर्ग जो श्रावस्ती दुर्ग है वो मिल जाता है, तो मैं तुम्हें नए राज्य का वहां पर नए राज्य का ही रानी बनाऊंगा। और तब इसका मन परिवर्तित हो जाता है और वह राजा की ओर चली जाती है। राजा देख लेता है और आश्चर्यकारक दृष्टि से देखता है, अरे तुम सिंह मित्र की पुत्री, इतने रात क्यों आई हूं, क्या तुम्हें वो पुरस्कार चाहिए। वो कहती है वो मेरा पुरस्कार रहा था, लेकिन मुझे पैसे नहीं, तो मुझे वह दुर्ग के पास की जो जमीन है वह चाहिए, मेरा एक साथी है वो मेरे साथ मेहनत करेगा। राजा कहते वह तो जमीन एक सिपाही का काम करती है, वह दुर्ग के बहुत नजदीक है, वहां से कुछ भी हो सकता है, फिर भी तुम सिंह मित्र की पुत्री हो, इसलिए मैं तुम्हें वो जमीन दे दूंगा। वो जमीन दी जाती है और खुशी खुशी यह मधुलिका अरुण के साथ आ जाती है। अब अरुण भी खुश है, मधुलिका भी खुश है। और तब मधुलिका को अरुण कहता है कि 4 प्रहर के बाद तुम इस राज्य की रानी होगी और मैं अभी तैयारी कर रहा हूं, तुम आप भी आज की रात किसी तरह से निकालो। यह अरुण चला गया है, अरुण चला गया है। इस मधुलिका के मन में अंतर्द्वंद्व की स्थिति चालू हो गई है, क्योंकि उसे अपने पिता की बलिदान याद आ रहा है, जो पिता ने इस कौशल राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। रक्षा बनारस के इस युद्ध में वह शहीद हो गए थे इस राज्य के लिए, और उसी राज्य के साथ मैं विद्रोह करूं, यह स्थिति ठीक नहीं है। और उधर अरुण का भी चित्र उसके सामने है। और इस अवस्था में अरुण तो चला गया है, अब यह अपने कुटी की ओर आ रही है, लेकिन कुटी की ओर जैसे आ जाती है यह कुटी का रास्ता भूल जाती है, जंगल से जा रही है, सामने सैनिक दिखाई देते हैं, अश्वरूढ़ सैनिक है। और उस सैनिक के सामने जैसे जाकर खड़ी हो जाती है, सैनिक देख लेता है वो बीचों बीच खड़ी है, सैनिक को रास्ता नहीं देती। सैनिक कहते हैं तुम कौन हो। वो कहती है कि तुरंत मुझे बंदी बनाओ, मुझे राजा के पास ले चलो। वो कहता है, दूसरा सैनिक कहता है शायद पागल स्त्री है। वो कहती है मैं पागल होती तो यहाँ पर क्यों खड़ी होती, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे राजा से कुछ बात करनी है। अभी थोड़ी देर में दक्षिण की ओर से शत्रु आक्रमण करने वाला है और मुझे राजा को एक खबर देनी है। मंत्री आश्चर्यचकित हो जाता है, अपने साथियों को कहता है तुम तुरंत लोग दक्षिण की ओर चले जाओ, मैं इसे राजा की ओर लेकर चला जाता हूँ। राजा की ओर लेकर चला जाता है। राजा वहां पर रात का समय है, सोने के लिए जा रहे हैं, और उसी अवस्था में एकाएक इसे देख लेता है राजा और कहता है मंत्री के साथ यह सिंह मित्र की पुत्री, और क्या तुम्हें वो पुरस्कार की जमीन नहीं मिली? नहीं मिली तो मैं देने लगाता हूं। लेकिन वो कहती है बात वैसी नहीं है। मंत्री कहता है बात वैसी नहीं है कि जो जमीन इस लड़की को आपने दी थी वहीं से शत्रु आक्रमण करने वाला है। और जैसे राजा कहते हैं मधुलिका की ओर देख लेते हैं, वो मधुलिका कहती है हाँ ये बात सही है। वो लज्जित है, पछतावा उसे हो रहा है, और राजा से कहती है मुझे माफ कर दो, और यह बात सही है कि शत्रु दक्षिण की ओर आक्रमण करने वाला है। तभी राजा कहता है तुमने भी
इस कौशल राज्य की सहायता की है, तुम पुरस्कार के प्राप्त हो, लेकिन पहले मैं शत्रु को निपटा लेता हूँ। अपने मंत्रियों को, सैनिक को आदेश दे देता है। लोग चले जाते हैं। चले जाने के बाद उधर आरून को वहां पर बंदी बनाया जाता है। आरून को लाया जाता है और आरून को जैसे बंदी बनाकर लाने के बाद श्रावस्ती दुर्ग में के आसपास जो जनता खड़ी है वह मृत्युदंड कहते हुए नारे लगा रही है उस आरून को देखकर। राजा भी सबके विचारों के अनुसार उस आरून को मृत्युदंड की शिक्षा दे देता है। दरबार खचाखच भरा सारी जनता है और उसके सामने अब राजा इस मधुलिका को कहता है, तुमने इतनी बड़ी सहायता की है, तुम्हें कौन सा पुरस्कार चाहिए? चाहे तो मेरे नाम की जो जमीन है मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो कहती है, मुझे कुछ पुरस्कार नहीं चाहिए, मुझे पुरस्कार के रूप में वहां पर मुझे भी मृत्युदंड चाहिए। इस तरह की मांग वो राजा को कर लेती है और यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें इस कहानी में जो बिंदु हमारे सामने आ जाता है उस बिंदुओं में भावात्मकता है, भूमि के प्रति प्रेम है, आंतरिक द्वंद्व है और पश्चाताप। इस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कहानी जिसका नाम है पुरस्कार, यहाँ पर उसका आपने विवेचन किया है। धन्यवाद।